आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी सरकार की तरफ से लोकसभा में आज फिर 3 तलाक बिल पेश किया गया। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए 3 तलाक बिल ऐवान में पेश किया। इसके बाद ऐवान में कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। बिल की मुखालफत करते हुए एमआईएम रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यह बिल दस्तूर मुखालिफ और आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार को मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी है तो केरल की हिंदू खवातीन से मोहब्बत क्यों नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सरकार का सबरीमाला पर क्या रुख है। अवैसी ने कहा कि यह गलत हो रहा है। वहीं कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने 3 तलाक बिल के ड्राफ्ट की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि मैं 3 तलाक बिल की हिमायत नहीं करता क्योंकि यह बिल मुस्लिम खानदानों के खिलाफ है। शशि थरूर ने मजीद कहा कि सिर्फ एक तबके को ध्यान में रखकर बिल क्यों लाया जा रहा है। इस बिल से मुस्लिम खवातीन की हालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि लोकसभा में एक बार फिर 3 तलाक पर बिल लाकर बीजेपी ने अपनी नीयत और मंशा एक तरह से साफ कर दी है। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को बिल से मुतालिक एतराजात पर गौर नहीं करना चाहिए। आज प्राइम डिबेट में हम इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मरकजी सरकार की तरफ से लोकसभा में आज फिर 3 तलाक बिल पेश किया गया। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए 3 तलाक बिल ऐवान में पेश किया। ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। बिल का कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन ने मुखालफत की। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने 3 तलाक बिल के ड्राफ्ट की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि मैं 3 तलाक बिल की हिमायत नहीं करता क्योंकि ये बिल मुस्लिम खानदानों के खिलाफ है। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि 3 तलाक बिल खातून मुखालिफ है और इसलिए इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप। काबिल गौर है कि एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी 3 तलाक बिल की मुखालफत की है। जनता दल यू जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 3 तलाक बिल की मौजूदा शक्ल की हिमायत जनता दल यू नहीं करता। उन्होंने कहा कि बिल पेश किए जाने से पहले एनडीए में इस ताल्लुक से कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ। इतना तो जरूर है कि लोकसभा में एक बार फिर 3 तलाक पर बिल लाकर बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को बिल से मुतालिक एतराजात पर गौर नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नई सरकार का पहला पार्लियामेंट सेशन और इस पार्लियामेंट सेशन में पहला बिल 3 तलाक का पेश किया गया, यानी एक बार फिर 3 तलाक पर हंगामा है। और आज जिस तरह से बिल पेश किया गया, हालांकि बिल तो पास हो गया पार्लियामेंट में, अभी इस पर एक तरह से बहस भी होनी है। इस बिल में कुछ बदलाव भी किए गए, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अपोजिशन को जिन बातों पर एतराज था उसे लेकर वो एतराज आज भी एक तरह से बरकरार दिखा। कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन ने बिल की कुछ खामियों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर, कुछ शिक को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह उठता है कि अपोजिशन को अगर बिल की कुछ बातों से एतराज है तो सरकार उन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि जो बातें इससे पहले जब लोकसभा में बिल पेश किया गया था जिन पर एतराज था, वही कुछ बातें अभी भी बिल में हैं। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ इजहार अहमद साहब लीडर हैं जेडीयू के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार अहमद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए।
सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं सबसे पहले सलमान निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सीधे सीधे आज जब लोकसभा में बिल पेश किया जा रहा था, उस वक्त रविशंकर प्रसाद ने कहा, या बीजेपी की तरफ से यह बयान आया कि बिल पर कांग्रेस का जो रवैया है वो अफसोसनाक है। सलमान निजामी साहब, देखिए, इनके ही अलायंस पार्टनर जो हैं वही इसको अपोज कर रहे हैं। तो पहले इनको ये देखना चाहिए कि इनके ही लोग क्यों अपोज कर रहे हैं, क्योंकि बिल में जो है, हमने कहीं नहीं कहा कि हम बिल का विरोध करते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें है कि आप सिक्योरिटी की बात करें। अगर ये तो एक हिसाब से तो मुझे लगता है एक शोहर और बेगम के बीच में ज्यादा ही इख्तलाफात करने का एक मुद्दा इन्होंने बनाया। तो ये कौन सा बिल है जिसमें यह कहा जाता है कि 3 साल के लिए बीवी जो है अपने शोहर को जेल में डालेगी, लेकिन शादी जो है वो इंटैक्ट रहेगी, मतलब शादी जो है वो तलाक नहीं होगा, लेकिन शोहर को सजा मिलेगी और वो जेल रहेगा, और बीवी को घर में कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसका खर्चा कौन उठाएगा? अगर 3 साल के लिए उसका शोहर जेल में गया तो घर उसका कौन चलाएगा? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि 3 साल उसको जेल होती है, लेकिन जो निकाह है, निकाह जो है वो रद्द नहीं होता, शादी जो है वो टूटती नहीं है। तो यहां क्लियरेंस की जरूरत है कि आप क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं कि 3 साल अगर वो जेल में रहता है उसका शोहर, तो क्या उसकी बेगम, उसके बच्चे का खर्चा जो है सरकार उठाएगी? सही। वो क्लियरेंस की बात है। अदरवाइज ये तो एक ऐसा एक मुद्दा है, काफी डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, उस तहत पे उसको सजा मिल सकती है, लेकिन ये एक बेबुनियाद कानून है जो जानबूझ के भाजपा बार बार उठाना चाहती है। अभी जैसे ही कोई मुल्क में ऐसी कोई घटना हो, ट्रेजेडी हो, तो ये ट्रिपल तलाक को बीच में लाते हैं, मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं। कल भी आपके डिबेट में मैं बात कर रहा था, कब्रिस्तान के मुद्दे को उठाया, मस्जिदों के मुद्दे को उठाया, और आज जो है ट्रिपल तलाक के मुद्दे को उठाया, जब बिहार में 100 से ज्यादा लोग जो है मारे गए। यानी सलमान निजामी, यानी इसे कांग्रेस सिर्फ सियासत की नजर से देख रही है, कांग्रेस सिर्फ यही समझ रही है कि बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। बिल लाए ना, ये लाए, जो बच्चे मारे गए बिहार में उस पर बिल लाए ना। योगा करके इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उन बच्चों के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते ये लोग? ये ध्यान भटकाने के लिए बार बार मुसलमानों के पीछे ये मुद्दे ला रहे हैं। इनको मालूम है कि बिल पास नहीं होगा, क्योंकि ये बिल खोखला है, इसमें कोई मुसलमानों को फायदा नहीं होने वाला है, किसी महिला को फायदा नहीं होगा। कौन महिला चाहेगी? ठीक है, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा कमाल फारूकी साहब रुकन है, मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। कमाल फारूकी साहब और अश्विनी उपाध्याय जी, आप दोनों लोगों का भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अश्विनी उपाध्याय जी, जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार जहन भटकाने के लिए बार बार यह बिल ऐवान में लेकर आ रही, लोकसभा में लेकर आ रही है, अश्विनी जी। देखिए, मैं आपको 2 मिनट लूंगा और आपसे आग्रह करूंगा बीच में टोकिएगा मत, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय पे बहस हो रही है जी। 3 तलाक के मामले में मैं भी पिटिशनर था और मैंने इस पूरे केस को बहस किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार में 3 तलाक देना गैर इस्लामिक है, गैर कुरानिक है और गैर मानवतावादी है, यानी इंसानियत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए इसको रद्द करते हैं, यह अवैध है। पहली बात है, स्पष्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट 2 साल पहले कह चुका है जी। अब उसके बाद आते हैं कानून पे। आपके जो करोड़ों दर्शक हैं देश विदेश में, मैं सबसे आग्रह करूंगा, एक बार गूगल पे डालिए सेक्शन 498A। 498 में क्रूएलिटी डिफाइन है कि अत्याचार क्या होता है। क्रूएलिटी में 3 तरीके की क्रूएलिटी है, फिजिकल क्रूएलिटी, मेंटल क्रूएलिटी, फाइनेंशियल क्रूएलिटी, 3 तरीके की क्रूएलिटी होती है। एक बार जब यह हो गया कि 3 तलाक अवैध है, 3 तलाक हराम है, तो अब बात आती है कि उसके बावजूद अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको क्या कहा जाएगा? अब उसको मेंटल क्रूएलिटी कही जाएगी। तो जब मेंटल क्रूएलिटी में सेक्शन 498A में स्पष्ट लिखा हुआ है, चाहे वो कोई हिंदू पति हो, चाहे वो कोई ईसाई पति हो, कोई सिख हो, कोई भी हो, कोई भी अपनी पत्नी के ऊपर फिजिकल टॉर्चर करे या मेंटल क्रूएलिटी करे, मानसिक रूप से उसके ऊपर अत्याचार करे, उसको 3 साल की सजा होती है। पहले से ही चला आ रहा है, ये कोई नया कानून नहीं है, सेक्शन 498 में पहले पड़ा हुआ है।
ये 3 तलाक भी एक तरीके से मानसिक अत्याचार है। अब बात आती है कि नहीं वो सिक्योरिटी कौन देगा। अरे बड़ी सीधी सी बात है, 498A में अगर कोई मानसिक अत्याचार करेगा, कोई दहेज मांगेगा, कुछ भी करेगा, उसको जेल भेजा जाएगा। अगर वो अपनी पत्नी के साथ लगातार मांगता रहेगा, उसमें 3 साल सजा होती, उसमें तो कोई नहीं पूछता कि आप उसको अगर भेज दोगे तो उसकी बीबी का ध्यान कौन रखेगा। दूसरी बात, इसको जरा अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत 100 नंबर फोन कर देगी। अरे 1 बार समझाएगी, 2 बार समझाएगी, 3 बार समझाएगी। इसके बावजूद अगर उसका पति नहीं मान रहा है, उसका शौहर नहीं मान रहा है, तब वो करेगी 100 नंबर मिलाएगी। 100 नंबर से पुलिस आई, पुलिस ने आके पूछा। अगर इस बीच में शौहर को इस बात का इल्म हो गया कि उसने गलती किया है, उसने बोल दिया भैया ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो पुलिस जबरदस्ती थोड़ी उठा के ले जाएगी। अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगी पुलिस? कुछ नहीं करेगी। मान लीजिए वहां पे भी शौहर को समझ में नहीं आई बात। अब मामला गया अदालत तक, कोर्ट में गया तो कोर्ट पूछेगी, हां भाई ये जो तुमने 3 तलाक बोला है ये गलत है, अब ये बताओ तुम्हें क्या करना है। उसने अगर कह दिया, अदालत के अंदर कह दिया, नहीं साहब हमसे गलती हो गई, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, इज्जत के साथ रखूंगा, वही मामला खत्म हो जाएगा। तो ये 3 साल वाली सजा तो बहुत तब होगी जब शौहर एकदम डटा रहेगा, नहीं मैं तो 3 तलाक दूंगा, मैं 3 तलाक दूंगा, मैं रखूंगा नहीं, मैं नहीं रखूंगा, तब ये आती है जेल की बात। अदरवाइज घर पे अगर उसने मान लिया, थाने में जाके मान लिया, अदालत में पहुंच के मान लिया, तो बात वही खत्म हो गई। कमाल फारूकी साहब, बड़े गौर से आप सुन रहे थे जो बातें अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे। इन्होंने कहा कि जिन बातों पर अपोजिशन को एतराज है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एतराज है, मुसलमानों को एतराज है, उसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं कमाल फारूकी साहब जिन पर दोबारा से गौर व फिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि जो जेल की बार बार मिसाल दी जाती है, जेल की नौबत तो बहुत बाद में आएगी। अश्विनी उपाध्याय जी ने 498A की भी मिसाल दी। जी, मैं इंतहाई अदब के साथ में उपाध्याय साहब से ये मालूम करूंगा कि 498 के अंदर कोई किसी तरह का कोई गुंजाइश मौजूद है। एक मर्तबा औरत ने, बीवी ने 498 का इल्जाम लगा दिया तो मसले के वो शौहर जो है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, उसकी कोई बचत नहीं है। और वो मसले के हम देखते हैं कि फिर वो अपर हैंड हो जाता है औरत का, और मर्द जो है उसको हर हालत में या तो भागा फिरेगा या सजा मिलेगी या वो परेशान फिरेगा। तो इसलिए 498 तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है तमाम, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, उसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। वो अगर वो चाहे शौहर ये कहे भी कि मैंने तो नहीं मारा इसको, लेकिन जो औरत है, औरत के कहने के ऊपर उसको जेल हो जाएगी, FIR हो जाएगी और 498 के अंदर फंस जाएगा। और 498 जो है ना, बहुत बड़ी तादाद के अंदर केसेस हमारे चल रहे हैं। तो पहले तो उपाध्याय साहब अपने आप को करेक्ट कीजिए कि 498 का इसका मसला नहीं है। दूसरी बात, उपाध्याय साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल तरह कायदे में पढ़िए, और वो ऐनक जो है ना मुसलमान के खिलाफ वाले ऐनक निकालकर ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। पहले तो ये था कि कोई भी कंप्लेन कर दे तो मसले के उसके ऊपर केस हो जाएगा, 3 साल की सजा हो जाएगी। अब उन्होंने कहा, जब ये बिल्कुल इलॉजिकल था, कोई रास्ता चलते में भी किसी ने गली के नुक्कड़ पे सुना कि उनके आपस में झगड़ा हो रहा था और वो तलाक दे दी उसने, तो उसको हस्बैंड को 3 साल की सजा हो गई थी। अब उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं साहब, मजे के वो ब्लड रिलेशन वाला अगर करेगा तो होगा। अब आप ब्लड रिलेशन की तरह डेफिनेशन चाहिए इस्लाम के अंदर, और वैसे ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? सिर्फ भाई बहन माँ बाप नहीं है उसके अंदर, चचा मामू खालू सारा रिश्तेदार हैं जो ब्लड रिलेशन के अंदर है उसके अंदर। तो अच्छा, जो ये झगड़े होते हैं भाई, वो रास्ता चलते में किसी बाहर के आदमी से नहीं होते, ये खानदान के झगड़े होते हैं किसी चीज के ऊपर, औरत और मियाँ का या औरत और शौहर का तो झगड़ा बाद में हो, पहले जो आपस में जो रिश्तेदार हैं उनका कोई झगड़ा हुआ, वो अपने स्कोर सेटल करने के लिए इस फैमिली को बर्बाद कर देते हैं। अब वो फैमिली जो कानून की नजर के अंदर तो वो ब्लड रिलेशन हो गया, वो कर दिया और उसके कहने के ऊपर उसको सजा हो गई। आप ये बताइए कि उस औरत का कोई फायदा होगा, नुकसान होगा? वो आदमी 3 साल की सजा के लिए गया उस FIR के बुनियाद के ऊपर, उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? कोई है लुक आफ्टर करने के बाद? और फिर एक नेचुरल बात ये बताइए, 3 साल के बाद अगर वो रिहा होकर भी आ गया तो क्या मियां और बीवी का वो रिलेशनशिप रह पाएंगे? हमारा मकसद क्या है? बिल्कुल, हमारा मकसद ये है कि तलाक को रोकें, और ये जो लोग बाग जो बार एकदम से तलाक कहते हैं उसको रोकें। उसके लिए मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, मैं आपको दिखलाऊंगा कि हम लोग, आप सुन लीजिए, देखिए आप 1 मिनट मुझे दे दीजिए और उसके बाद में नहीं बोलूंगा। फिर मैं अश्विनी की आ रहा हूं, अश्विनी की मैं आपका रिएक्शन लूंगा। मैं आ रहा हूं भाई, आप जी कंटिन्यू कीजिए कमाल फारूकी साहब। मैं देखिए
देखिए अश्वनी साहब से कहिए, जब वो बोल रहे थे मैं हाँ जी जी, तो मैं देखिए बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका हल ये नहीं है कि आप मसीह के लोगों को जेल में भेज दें। इसका हल ये है कि जो निकाह है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, बाकायदा एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के अंदर अगर आप पहले ही से ऐसे प्रोविजन लगा दें जिसमें किसी आदमी को अपने तौर के ऊपर तलाक देने का इख्तियार ना हो, और वो उसके अंदर ये कहे कि भाई अगर खुदा ना करे मियां और बीवी के अंदर कोई झगड़ा होगा तो जो 3 उनकी तरफ से और 3 उनकी तरफ से बैठेंगे और वो आपस में फैसला करेंगे। ये रिकंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन एक्ट ऑलरेडी हमारे यहां मौजूद है, कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। बस इस प्रोविजन के अंदर हम सबको ये कहते हैं कि भाई निकाह अब जो होगा वो निकाह जो है बाकायदा रिटन में एग्रीमेंट में होगा, और उसके अंदर ये प्रावधान जरूर होगा, ये प्रोविजन जरूर होगा। ठीक है, ठीक है। मैं अश्विनी जी इस पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, सिर्फ आखिर की बात करना चाहूंगा। जी 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 जी, ठीक है कमाल फारूकी साहब बात पूरी कर लीजिए। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि भाई हम ये अश्वनी भाई 1 मिनट और सुन लीजिए बस। मैं ये कब कह रहा हूं कि ये बिल्कुल खत्म कर, हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करेंगे। जब आप विश्वास की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है कि हम इस बिल को इतनी जल्दी क्या हो रही है कि एकदम से सबसे पहला काम जो है वो मुसलमानों के खिलाफ करने की बात करें, आप मुसलमानों को मसले परेशान करने की। अरे भाई इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजो, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजो, इसके ऊपर बैठकर बात करेंगे। ये बीजेपी जो है ऑलरेडी इससे पहले जो कम्युनल वायलेंस बिल था उसके ऊपर ये काम कर चुकी है कि सेलेक्ट कमेटी के नाम के ऊपर उसने बिल ही नहीं बनने दिया। अरे भाई सेलेक्ट कमेटी के अंदर भेजो, लोगों से मैं अब जवाब ले लेता हूं। अश्विनी जी इसका जवाब दीजिए, लेकिन इस बीच मेरे साथ नाइश हसन साहिबा जो कि समाजी कारकुन है और 3 तलाक मुतासरा खवातीन के लिए बहुत काम किया है, नाइश हसन साहिबा ने, वो मेरे साथ जुड़ गई हैं। इनके अलावा यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है मुस्लिम राष्ट्रमंच के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी साहब और नाइश हसन साहिबा दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है। ठीक है अश्विनी जी, आपका रिएक्शन कमाल फारूकी साहब के स्टेटमेंट पर। जी देखिए, कमाल फारूकी साहब बड़े विद्वान हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेलेक्टिवली इसको फिर से मिसकोट कर रहे हैं। माफ करिएगा, ये शब्द मुझे यूज करना पड़ रहा है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल से देखिए। एक महिला को अगर 3 तलाक दिया गया, 3 तलाक चूंकि वैलिड नहीं है, तो वो तुरंत थोड़ी दौड़ी भागी जाएगी पुलिस में, यार शाम को 3 तलाक दिया, शाम को कोर्ट भाग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले अपने वो घर फोन करेगी, अपने मायके बात करेगी। अगर दोनों मायके ससुराल में बातचीत हो गई तो मामला वहीं खत्म हो गया, समझा दिया गया शौहर को, देखो भाई 3 तलाक मत दो, 3 तलाक इनवैलिड है, 3 तलाक अवैध हो चुका है, 3 तलाक हराम घोषित हो चुका है, इसलिए इसकी कोई वैलिड नहीं, तुम लोग आराम से रहो। अगर घर के मिलने के बावजूद अगर बात नहीं बनी, फिर महिला या उसका भाई या उसके पिता कोई जाएंगे थाने जाएंगे, तो पुलिस आएगी फिर बातचीत करेगी। अरे बातचीत ऐसा नहीं, पुलिस आएगी सीधे गाड़ी लेके आएगी और शौहर को गाड़ी में बैठा के लेके जाके जेल में ठूस देगी, ऐसा नहीं होता साहब। प्रैक्टिकली सोचिए। अब फिर मान लो पुलिस आई, इस बीच में अगर बात बन गई तो बात वहीं खत्म हो गई, वहां पे भी बात नहीं बनी, बात अगर अदालत में गई, अदालत में भी जज पूछेगा, हां भाई ये जो तुमने 3 तलाक बोला इस पर तुम्हें क्या कहना है। अगर शौहर ने बोल दिया नहीं साहब वो गलती हो गई हमसे, मैंने गुस्से में बोल दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को इज्जत के साथ ले जाना चाहता हूं, हमें कोई इसमें समस्या नहीं है, वही चूंकि ये कंपाउंडेबल भी है, सारा का सारा मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया और ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब जिस दिन मियां बीवी राजी हो गए वहीं पे सबका काम खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि इस इतने बढ़िया कानून को लगातार कहा जा रहा है वो जेल में चला जाएगा तो कौन। अरे जेल में तो जो भी आदमी अपराध करता है, चाहे वो दहेज मांगने का अपराध करे, चोरी करे या कोई और काम करे, मारने पीटने का अपराध करे, तो जेल में जाता है तो उसको कौन देखभाल करता है। एक नई बात लाई जा रही, नहीं वो जेल में जाए, जेल में जाने की नौबत क्यों आएगी। अगर वो अपनी गलती मान लेगा तो जेल में जाएगा नहीं, जेल में तब जाएगा जब एकदम अपने जिद पैदा रहेगा। ठीक है नाइश हसन साहिबा, क्योंकि इस बिल में थोड़ा सा तरमीम किया गया है, थोड़ा सा अमेंड किया गया है, इस बिल में अब समझौते का मौका भी दिया गया है, पहले समझौते की बात नहीं थी। इसके अलावा गैर जमानती जो जुर्म था उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया कि मजिस्ट्रेट के पास जाकर जमानत ली जा सकती है। जो ये बदलाव है, क्या इसके बाद ये बिल मंजूर होगा? क्योंकि इस पर एतराज था आप लोगों को।
जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे एतराज था और हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, 15 से 20 साल अपने दे दिए, तो इसलिए जब ये चीज सामने आई तो हमें एतराज था और एतराज हमें अभी भी है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी मजहबी पार्टी से नहीं है, इसलिए हम ये सवाल अभी भी उठा रहे हैं कि मैं जमीन पे देख चुकी हूँ, पुलिस प्रक्रिया इतनी सहज नहीं है जितनी सहज बयान की जा रही है। जैसा अश्विनी जी बता रहे हैं, बिल्कुल। कोर्ट प्रक्रिया इतनी सहज नहीं है जितनी बयान की जा रही है। ऐसा नहीं होता है कि पुलिस आएगी, जी ऐसा नहीं होता। पुलिस आती है और हमसे मीठी मीठी बात करती है, पुलिस आती है और तुरंत कहती है जेल चलो, थाने चलो, और वहां पे वो गाली गलौज कौन सी हरकत नहीं करती है पुलिस। और ये आसान नहीं कि जज के सामने पेश हुई, उसके बीच में एक प्रोसेस है, औरत वकील लेगी, भटकेगी। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और 3 साल की सजा एक बड़ी सजा है। 1 साल की सजा को मैं ठीक मानती कि 1 साल ठीक है, और उसके बीच में ये सब, और काउंसलिंग की जहां तक बात है, उसको थाने पे क्यों नहीं किया जा रहा है? थाने में काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, थाना उसको डील करे, ये लोकल इश्यू होता है। और औरत के लिए थाने तक जाना आसान होता है, लेकिन आप उसको सीधे पहुंचा दोगे कोर्ट, पहले तो वो वकील ढूंढेगी, कहां से इतना पैसा लाएगी, और आदमी जेल में होगा, उसकी स्थिति बहुत खराब होगी। इस सब का ये मतलब आप मत समझिएगा कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड के साथ हूं, क्योंकि उन्होंने नहीं किया बहुत कुछ, इसलिए चीजें बिगड़ी हैं। पर मैं उनके भी खिलाफ हूं, मैं इनके भी खिलाफ हूं। हम एक औरत का पक्ष, इस देश की औरत का पक्ष रख रहे हैं कि अभी भी इस बिल में संतोषजनक सुझाव नहीं दिए गए हैं। और पहले भी तो जमानत ले सकता था, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये। आपने जो ये सोचा कि और भी तो कम्युनिटी के लोग शादी कर रहे हैं, दूसरी तीसरी शादी कर रहे हैं, वो तो कॉग्निजेबल नहीं है। तो ये सब बातें जमानत तो पहले भी वो ले सकती थी। बिल्कुल, मतलब कई तरह के सवाल अभी भी उठ रहे हैं, कई तरह के सवाल अभी भी इस बिल पर उठ रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, बीजेपी जिस महिला की बात करती है, जिस मुस्लिम महिला की बात करती है, उसके बारे में मेरे ख्याल से नाइश हसन साहिबा ने तस्वीर बड़ी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे तंजीम से भी हम खुश नहीं है, और जो बिल बीजेपी लेकर आई है या सरकार जो बिल लेकर आई है उससे भी हम खुश नहीं है। अब ऐसे में आप ये बताइए कि ये महिला कहां जाएंगी जो परेशान है, जो 3 तलाक मुतासरा है? इनका कोई हल निकलना चाहिए और ठोस कदम हल निकलना चाहिए। मुझे लगता है नाइश हसन साहिबा ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं। अभी जो नया बिल का पूरा प्रारूप है आपके सामने आ रहा है, उसमें अश्विनी जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि आप बताइए कि जब वो तय कर दिया गया है कि कौन कौन लोग केस कर सकते हैं, कौन लोग उस औरत के साथ खड़े हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट का क्या रोल होगा, और उसके बाद भी उन्होंने कितनी क्लियर बात कही कि अगर वो प्रोसेस पूरा का पूरा अदालत में चला जाता है, पूरा ट्रायल चलेगा, 3 साल की सजा कब होगी? नहीं यासिर जिलानी, देखिए प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होगा जितना आसान हम लोग डिबेट में बैठकर बातें कर रहे हैं। प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होगा यासिर जिलानी साहब। बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, मैं मॉर्निंग से देख रहा हूं, आज सुबह से 2 हमारे जो बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ बोले हैं, असद अवैसी साहब, उन्होंने कहा कि अरे आर्टिकल 14-15 की बार बार बात करते हैं। ये बताइए कि वो सारा का सारा जो बिल का प्रारूप है वो कॉमन मुसलमानों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब एक औरत के साथ ये हादसा, ये मैं तो बार बार कहता हूं, ये गुनाह वो मर्द कर देता है, और इस्लाम भी कहता है। पहले हमारे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपराध की सजा तय कर दी थी, कोड़े तय कर दिए थे। अब इतने सालों के बाद जब एक चीज जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं हिंदुस्तान में, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इस्लाम भी औरतों को लेके देखिए यासिर जिलानी, देखिए इसे सब मानने के लिए तैयार हैं, इसे नाइश हसन साहिबा भी मानने के लिए तैयार हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मानेगा, कांग्रेस भी मानेगी। लेकिन इसमें कमियां हैं, इसमें कमियां, ये बात क्यों नहीं मानते आप लोग? देखा इसमें कुछ अड़चने हैं यासिर जिलानी साहब, नहीं कुछ अड़चने हैं। अबू हुरैरा साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं 10 सेकंड में खत्म करूंगा। आज आप पार्लियामेंट में देख रहे थे जिस तरीके से एक हजरत जो अभी जीत के आए हैं रामपुर से, वो किस तरीके से इतने संजीदे मैटर को, क्या हम भूल गए 1986 का कलंक शाहबानों का, जिसमें एक अधिनियम पार्लियामेंट से पास करके उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें इंसाफ देने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त भी फैनेटिक सोच के लोग, उस वक्त भी जो तथाकथित
धर्मगुरु थे, कितना हंगामा किया और सुप्रीम कोर्ट से फैसले को रद्द करा दिया गया। क्या हम भूले उसे भूले नहीं है? आज भी हिंदुस्तान का जनमानस जानता है। तब से अब हालात बहुत बदले यासिर जिलानी, अब औरतों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, शाहबानों के बाद की लड़ाई औरतों ने पूरी लड़ी है यासिर जिलानी, उस वक्त नहीं थी। इस लड़ाई में नाइश हसन, मैं आपको इस लड़ाई में 100% देता हूं, आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। जब आप फाइनल स्टेज पे है तो आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? क्या आप उन औरतों को हक नहीं दिलाना चाहती? क्या आप उन औरतों को अपने पैरों पे, आप बार बार ये कहती हैं कि इस्लाम ने अपराध घोषित किया है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप जानकार हैं, आप इस्लाम, फका, हदीस, शरिया। अरे भाई, इस्लाम ने किया हो, अब आप सेकुलर कंट्री में कुछ बनाने जा रहे हैं। नहीं, आप बताइए। तो अगर एक बहुत अच्छा कानून जब सामने आ रहा है, उसमें तरमीम करने की बात हो गई, अब प्रॉब्लम कहां हो रही है ये बताइए? अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जेंडर इक्वालिटी बहुत तफसील से बता दिया कि प्रॉब्लम कहां हो रही है। नाइश हसन साहिबा ने बहुत तफसील से बता दिया प्रॉब्लम कहां पर हो रही है। आप 3 साल की जगह 1 साल की सजा कर दीजिए। आप औरत को दौड़ाइए मत थाने, अदालत, कचहरी, आप दौड़ाइए मत उस मुतासरा को, उस पर 3 तलाक का पहाड़ टूटा होगा और उसके बाद आप उसे दौड़ाएंगे। तलाक जो मर्द देता है वो औरतों को सड़क पे ठोकर छोड़ देता है। ठीक है, अश्विनी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी का रिएक्शन मैं 30 सेकंड दूंगा। अश्विनी जी 30 सेकंड। जी अश्विनी उपाध्याय जी, आप कानून बनाने जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, कभी ये मत भूलिएगा, वैसे भी पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, ये मत भूलिएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर है यासिर जिलानी साहब, बार-बार तलाक देता है। जी मैं चाह रहा हूं एक करके बात कीजिए। देखिए बड़ी अच्छी बात हो रही है, कुछ इससे मैसेज निकल कर जाएगा क्योंकि बहुत संजीदा ये टॉपिक है। इस पर एक करके ही हम चाह रहे हैं, 1 बाय 1 बात कर लें। अश्विनी जी आपका रिएक्शन 30 सेकंड दूंगा बस। जी अश्विनी जी। देखिए, हाँ, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहां जितने लोग यहां बैठे हैं, इसमें 2 लोग इस मामले के पक्षकार हैं। मैं ट्रिपल तलाक में पिटिशनर रहा हूं और कमाल फारूकी साहब की जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इसकी रिस्पोंडेंट रही है, तो हम 2 लोग हैं। मैं आता हूं। पहली बात तो इसमें महिला को वकील की जरूरत नहीं है। जब केस स्टेट केस हो जाता है, जब सरकारी केस हो जाता है, तो महिला को सरकारी वकील मिलता है, उसको वकील ढूंढना नहीं पड़ता। ये मैं अपने नाइस बहन को बताना चाहता हूं। अब दूसरी बात आई, अरे भैया, आप किसी महिला के ऊपर अत्याचार करोगे और अत्याचार करने के बाद एडमिट भी नहीं करोगे। अगर आप एडमिट भी नहीं करोगे, अगर हिंदू, एक मिनट नाइस जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, 498A को पढ़िए। जो मानसिक अत्याचार है, आज की डेट में 3 तलाक मानसिक अत्याचार बन चुका है। बहुत सीधी सी बात है। वो अगर हराम है, वो अवैध है, तो वो है क्या? वो केवल मेंटल क्रुएल्टी है, वो मानसिक अत्याचार है। लेकिन अश्विनी जी, नाइश हसन साहिबा जैसी एक महिला जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, वो खुद इस पर एक तरह से राजी नहीं है, उन्हें खुद एतराज है। नाइश हसन साहिबा ने लड़ाई लड़ी है 3 तलाक के लिए। अरे भैया सुन तो लीजिए प्लीज। साहब लड़ाई लड़ी है तो इनसे, अरे लड़ाई हमने भी लड़ाई लड़ी हुई यार, मैं कह तो रहा हूं ना। मैं वही तो पूछ रहा हूं, सुन लीजिए पहली बात। नहीं अश्विनी जी, ये आपकी लड़ाई में नाइश हसन साहिबा की लड़ाई में फर्क है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपकी लड़ाई में और नाइश हसन साहिबा की लड़ाई में फर्क है। आपको लड़ाई सबरीमाला की महिलाओं के लिए भी लड़नी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, सुनिए पहले। तो जेंडर इक्वलिटी की आप बात कर रहे हैं ना कि 1 साल की सजा होगी। नहीं, अरे भाई साहब, जेंडर इक्वलिटी की वही बात तो कर रहा हूं। अगर कोई हिंदू या ईसाई या कोई सिख या कोई पारसी अगर मेंटल क्रुएल्टी करेगी तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी। सिमिलरली यहां पे अगर कोई 3 तलाक देके मेंटल क्रुएल्टी करेगा अपनी बीवी के ऊपर, तो उसको भी 3 साल सजा मिलेगी। अब बात आई दूसरी, ऐसा तो है नहीं तो 1 साल की सजा होगी तो महिला मतलब तैयार नहीं ना अश्विनी जी। मैं यही कह रहा हूं कि नाइश हसन साहिबा यही बात कह रही है कि 3 साल के बजाय 1 साल अगर इसे कर दिया जाए तो उसमें मुश्किल क्या है अश्विनी जी? उसमें मुश्किल क्या है? जिस तरह से नाइश हसन साहिबा कह रही है कि 3 साल के लिए 1 साल कर दीजिए।
मैं आपको रिश्ता बता रहा हूं, तोड़ना नहीं है आप यहाँ सुन तो पर। लीजिए भाई साहब। अश्विनी उपाध्याय जी, यहाँ पर नहीं रिश्ता है, तोड़ना नहीं है, यहाँ तो जोड़ने की बात करनी है। अरे आप इसलिए बात- वो नहीं कर मैं जवाब रहे दे रहा हूं, हैं। सुनिए ना आप। इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। अरे मैं आप देखिए अश्विनी जी, अरे सुन तो अश्विनी जी, लीजिए, आप अश्विनी जी, सुनना नहीं अश्विनी चाहते उपाध्याय ना। जी, अश्विनी उपाध्याय जी, मुझे आप ब्रेक सुनना पर नहीं जाना चाहते, है। सुनिए। अश्विनी उपाध्याय जी, ब्रेक पर ब्रेक के सुनिए बाद भाई मैं साहब। ब्रेक के बाद मैं इसी पर मैं चर्चा आपके करूंगा। सवाल का जवाब दे रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, अरे मैं आपके सवाल का जवाब हुरैरा साहब मैं भी कुछ कहना अश्विनी चाहूंगा। नहीं, मुझे यासिर जिलानी साहब ब्रेक पर जाना है। अश्विनी जी बड़ी माजरत के साथ मुझे ब्रेक पर जाना है। इजहार साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जेडीयू लीडर हैं, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं उनका एक रिएक्शन छोटा सा लेके ब्रेक पर जाऊंगा। अश्विनी जी ब्रेक के बाद मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, कमाल फारूकी साहब भी वेट कर रहे हैं। इजहार अहमद साहब, आप लोग एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन लगातार ट्रिपल तलाक के साथ आप सरकार के साथ नहीं है, क्या वजह है? क्यों आप सरकार के साथ नहीं है? सिर्फ बिहार का स्टेटस चाहिए आपको? अबू हुरैरा साहब, एक अभी आप मौजूद सलामान निज़ामी साहब, उपाध्याय जी, कमाल फारूकी साहब, नाई हसन और यासिर जिलानी मौजूद हस्ती से बातें सुन रहे थे। ये सही कहना है आपका कि देश में हम या तो हमारी माननीय नीतीश कुमार जी जो वज़ीर आला हैं बिहार के, एक ही चीज़ से जानते हैं, भाईचारगी, सद्भावना, विकास और न्याय के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी, अभी केसी त्यागी जी का बयान आप खुद दिखा रहे थे और केसी का स्पष्ट था, हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू से कहा है कि हमारी पार्टी साथ में ठीक है, एनडीए के साथ है, लेकिन कभी भी मुस्लिम कॉमन सिविल कोड में जो है वो मुसलमानों के हक पर उसके उलमाए कराम पे छोड़ दिया जाए और उनके पर। दूसरी बात है कि धारा 370 के साथ और इसी तरह से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि 3 तलाक पर बात कीजिए। 3 तलाक पर आप सरकार के साथ क्यों नहीं है? कोर्ट के फैसले 3 तलाक पर आप सरकार के साथ क्यों नहीं है? वही अबू हुरैरा साहब, आप वही बिल्कुल नहीं है। ये शुरू से वज़ीर आला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं ये वजह जानना चाह रहा हूं इजहार साहब। यहाँ जो गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारे कैसे ये है कि ये हिंदुस्तान में आपको पता है कि जबकि करोड़ों महिलाएं ने जब लिख करके इसका विरोध किया है, अभी जो विरोध किया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इसका विरोध किया, तो आपको पता है कि शाहरा बानो का जो केस 17 और 3/2 इस 3 तलाक देना नहीं, आप देखिए मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे। आप 3 तलाक का अपोज क्यों कर रहे हैं? जेडीयू 3 तलाक का अपोज क्यों कर रही है? सरकार के साथ आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं खड़े हैं? लोकसभा में सरकार के साथ जेडीयू क्यों नहीं खड़ी है? इसका जवाब मुझे दीजिए। मुस्लिम उलमाए कराम का ये किसी आप तो जो स्टैंड जेडीयू का है, ये यही स्टैंड तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। किसी जात किसी धर्म को अपना स्वतंत्र है, बिल्कुल अपना स्वतंत्र है उसको अपने हक जीने का। इस देश में चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका अपना धर्म है, अपना कानून ये हाल हुआ है। है। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। चलिए ठीक है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आएंगे। बड़ी अच्छी बात हो रही कमाल फारूकी साहब, अश्विनी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, नाइश हसन जी मैं आ रहा हूं, छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम जब लौट कर आएंगे तो यही बात करेंगे, क्या वाकई में उम्मीदों पर खरा यह बिल नहीं उतरा? इस बार उम्मीद थी कि बिल में कुछ बदलाव हुए हैं और शायद अब इस बिल पर अपोजिशन भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी, या नाइश हसन साहिबा जैसी खवातीन जिन्हें लंबे वक्त से इंतजार है 3 तलाक बिल का, वो इस पर राजी हो जाएंगी। आखिर इन्हें इन एतराजात को सरकार क्यों नहीं कम कर पाई? इसी पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर 3 तलाक, जी हां, 3 तलाक बिल को एक बार फिर लोकसभा में पेश किया गया है और इस पर अभी बहस होनी बाकी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो एतराजात इससे पहले अपोजिशन को या मुस्लिम तंजीमों को थे, वो एतराजात अभी भी बाकी हैं। सवाल ये उठता है क्या सरकार इन एतराजात पर गौर नहीं कर रही है या गौर करना नहीं चाह रही है? क्योंकि अगर खुले दिल के साथ, और यही वजह है कि सरकार की नीयत पर एक तरह से सवाल भी बार बार उठ रहा है। और प्राइम डिबेट में मैं इसी इश्यू पर बात कर रहा हूं। मैं अश्विनी जी, मैं ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाया था। अश्विनी जी, कहा यह जा रहा है, या शशि थरूर जी ने जिस तरह से आज पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल एक तरह से आइन की और संविधान की खिलाफ वर्जी है क्योंकि इसमें सिविल और क्रिमिनल कानून को मिला दिया गया है दोनों को। मैं हुरैरा साहब बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, बीच में टोकिएगा मत। मेरे हाथ में इंडियन पिनल कोड है, शायद आपको भी दिख रहा होगा जी। इसमें 498 में 8A में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अपराध क्या है, क्रूएल्टी क्या है।
और उसमें लिखा है कि चाहे वो शारीरिक अत्याचार हो या मानसिक अत्याचार हो, दोनों ही कंडीशन में शौहर या शौहर के परिवार के लोग अगर किसी महिला को देते हैं तो उसमें 3 साल की सजा होगी। अब बात यह आती है, अगर 3 तलाक वाले कानून में 1 साल की सजा कर दी जाएगी, सीधे ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इसको चैलेंज करेंगे हिंदू या ईसाई या सिख या पारसी, वो ये कहेंगे कि अगर मैं क्रुएल्टी करूंगा, मैं अत्याचार करूंगा तो मुझे 3 साल, एक अगर मुसलमान अत्याचार करेगा तो उसको 1 साल, सीधे सीधे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, कमाल फारूकी साहब यहां बैठे हैं, जानकार हैं, बहुत विद्वान आदमी है, हम तो ये कहते हैं, उसे कायदे से कमाल फारूकी साहब को सुझाव देना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए आप नया कानून क्यों ला रहे हो। आप 498A में 2 परिभाषा दी हुई है, ए और बी, मेंटल क्रुएल्टी क्या है, फिजिकल क्रुएल्टी क्या है, उसकी डिफिनीशन दी हुई है। इसी में तीसरी आप डिफिनीशन ऐड कर दीजिए कि ट्रिपल तलाक देना एक बार में वो भी एक क्रुएल्टी है, अलग से कानून की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में काम हो जाएगा, 498A से ये भी कवर हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से एक वकील के नाते सुझाव दे रहा हूं। अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि ये मामला ठीक हो तो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, एक वकील के नाते, सरकार इस पे क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको एक बार 498 आप लोग पढ़िए और देख लीजिए, इसी में ही 2 परिभाषा दी हुई है, ए और बी। अगर इसमें सी ऐड कर दिया जाए और सी में लिख दिया जाए कि गिविंग ट्रिपल तलाक इज ए मेंटल क्रुएल्टी, अपने आप में अलग से कानून की जरूरत नहीं, यही 498A से मुस्लिम बहनों की भी रक्षा हो जाएगी। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। अश्विनी जी मेरा एक छोटा सा और सवाल, उसका जवाब, उसके बाद मैं कमाल फारूकी साहब आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी जी लगातार सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि यह कानून 3 तलाक का बिल का जो कानून है सिर्फ एक समुदाय के लिए क्यों लाया जा रहा है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ही क्यों? नहीं, वो एक कम्युनिटी के इसलिए लाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था 6 महीने के अंदर कानून बनाओ, तो सरकार ने बना दिया। अब इसका जो दूसरा अल्टरनेट यही बनता है कि आईपीसी में 498A में अमेंड कर दिया जाए। 498 में ऑलरेडी ए और बी 2 डिफिनीशन है, तीसरी डिफिनीशन सी इसमें इंसर्ट करके ट्रिपल तलाक को मेंटल क्रुएल्टी डिक्लेयर कर दिया जाए, पूरा बात हो जाएगी। कमाल फारूकी साहब आपका यही एक तरीका है। जो सुझाव अश्विनी उपाध्याय जी दे रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए 2 बातें हैं, एक तो बात ये, जी देखिए मैं एक बात तो ये बताता हूं कि हमारी बहन ने भी बहुत सारी अच्छी राय दी हैं। अश्विनी साहब को एक तो क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत है, वो खुद कानूनदान आदमी है, तो चिराग दिखाने के बराबर है रोशनी को। लेकिन 498A तो ऑलरेडी अगर औरत, कोई भी औरत ये कंप्लेन कर दे कि मेरे साथ में मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, ये हस्बैंड बार बार कह रहा है मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, ये खुद इन इटसेल्फ इज ए क्रूएलिटी, और वो बाकायदा मुझे उसको कहीं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई औरत को मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है 498A के अंदर कवर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो ये जो बार बार जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं वो गलत है। वो बात, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 6 महीने की जो बात कही थी वो माइनॉरिटी जजमेंट था जस्टिस खैर का, और वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बाकी 3 ने, 5 का जजमेंट था ये, जिसमें से ये जजमेंट जो है 3 जजमेंट हुए हैं। एक जजमेंट जस्टिस कहर का था जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बाकी जो दूसरे कारण साथ थे वो इनके साथ में जुड़ गए थे तो हो गया था, और तीसरा ये था कि ये फंडामेंटल राइट जो है वो चेंज नहीं हो सकते, तो इसको उससे गड़बड़ नहीं करें। हम ये बात कर रहे हैं कि जो जैसे हमारी बहन ने कहा, मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, उन्होंने बड़ा काम किया है और हम उनके साथ हैं। ये बात बजाय इसके कि आप एकदम से सबसे पहला लॉ आप यही बनाने के चक्कर में आप ये क्या आदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम विश्वास जीतेंगे, और सबसे पहले आप वही काम कर रहे हैं जिसमें विश्वास का वो हो जाएगा। हम ये कहते हैं इसको आप सेलेक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं डाल देते, जिसमें हमारी बहन और हमारे बाकी लोग बाग और हम भी बाकायदा इसको रोकने की कोशिश करें। और हम एक बात ये भी कहते हैं बार बार कि जो निकाह है उस निकाह के अंदर, क्योंकि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि इस्लाम में निकाह बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर हम बाकायदा ये प्रावधान कर रहे हैं, हमने अपने आप ही लिखा है और बहन से भी अपनी कहते हैं कि सबको हमको ये कहना चाहिए कि निकाह नामे के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर होना चाहिए, और उसमें यह कहा जाए कि तलाक उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक 3 आदमी इधर से और 3 उधर आदमी से नहीं बैठेंगे। नंबर 3 आखिरी बात कहूंगा कि जो इन्होंने कहा है ना, इसमें जो ब्लड रिलेशनशिप की बात कही है, ये ब्लड रिलेशनशिप जो है बेसिकली ये बहुत लंबी लाइन है, और उसमें सिर्फ भाई और बहन ही नहीं होते, उसमें मामू और खाला और फला सब होते हैं,
और ये सारे झगड़े जो होते हैं ये खानदानी रंजिशों की वजह से होते हैं। तो नहीं, आपने नहीं। औरत को तो परेशान कर दिया, किसी ने चलते चलते कुछ कह दिया, किसी भी मकसद के नहीं क्या मतलब, आप नहीं क्यों कह रहे हैं? बात है ये भाई, ये लॉ है, ये जो बिल आया है वो यही बिल है, और इसी को पर हम कहते हैं कि आप डिस्कस कीजिए। अरे भैया, अगर किसी ने कह दिया और जो बहनें 100 नंबर फोन अच्छा कर काम दिया, हम कहते पुलिस आ भी गई, अगर उस बीबी ने मना कर दिया तो बात खत्म हो गई। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर किसी ने 100 नंबर फोन कर दिया, पुलिस आ भी गई, क्या बात, लेकिन अगर बीबी क्या ने बात कह कर दिया, रहे हैं आप? बीबी राजी, क्या पुलिस बात क्या कर रहे हैं करेगी? आप? पुलिस कौन वापस सी चली जाएगी। कौन सी दुनिया में अरे रहते साहब, हैं? यही बात है, मैं कह रहा हूं कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? कौन सी दुनिया में रहते हैं? मैं अरे सर, बिल्कुल आप भारत में देखिए- रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं देखिए, साहब, मैं भारत में रहता हूं। देखिए, मैं पूछ रहा हूं, नहीं, और जहां तक ब्लड रिलेशन की बात है, आपको बीच में बोलने का हक नहीं है भाई। हुलारा साहब, सरिया में अब ब्लड हुलारा रिलेशन साहब, क्या है? मैं उसका किसी कोई के- मतलब ठीक है, नहीं। इस तरह का डिस्कशन नहीं शक। मैं अश्विनी जा रहा हूं, शरिया अश्विनी जी में मैं आ blood रहा हूं। relation अब क्या है? अश्विनी देखिए, उसका आप कोई बोल रहे थे मतलब तो नहीं। कमाल फारूकी साहब ने उस पे इस्लाम में कमाल फारूकी साहब ने कानून में साथ में मैं अश्विनी जी आ रहा हूं। कमाल फारूकी साहब 30 सेकंड और दे रहा हूं, बात पूरी कर लीजिए। मैं अश्विनी जी आ रहा हूं, साहब, मैं इस अश्विनी जी आ तरह रहा के हूं। डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता हूं। नहीं ठीक है, कमाल फारूकी साहब बात देखिए, मैं सिर्फ मैंने मैं देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं जी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमको पुलिस का रवैया भी बहुत अच्छी तरह से पता है, किस तरह से हैरेसमेंट होता है बगैर किसी वजह के भी। हमारी बहन भी और उसके बच्चे, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। हम ये चाहते हैं कि ये इस स्टेज नंबर 1, और हम अपनी बहन से दरख्वास्त करेंगे कि प्लीज उसमें आप समझ लीजिए हमसे हम क्या चाहते हैं। निकाहनामा जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मजबूत बना दीजिए कि किसी आदमी को तलाक देने का हक ही ना हो जब तक वो आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर न चाहे। ये रिकंसिलिएशन होता है, ये आर्बिट्रेशन होता है, जो पॉसिबल है, लॉ के अंदर बाकायदा अवेलेबल है। हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो। हम फिर दोबारा ये कहते हैं कि हम औरतों के ताल्लुक से उतना ही कंसर्न है। ठीक है, मैं इसका जवाब नाइश हसन साहिबा, लेकिन कोई नाइश हसन साहिबा, फैमिली यूनिट को खत्म मत होने क्या दीजिए। वाकई में कमाल फारूकी साहब की इन बातों से आप एग्री करती हैं? देखिए, मैं इस वक्त जो है दोनों बातों से एग्री करती हूँ। एक तो अश्विनी जी ने जो 498A की बात कही, उसमें 3rd क्लॉज जोड़ा जा सकता है, वो भी एक तरीका अच्छा है। और जो कमाल फारूकी साहब ने बात कही, हम लोग इसकी डिमांड पहले से कर रहे हैं कि निकाहनामा जितना मजबूत होगा, तलाक इस तरह के मतलब 3 तलाक उतने ही कम होंगे। और तीसरा, मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना हो, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है, सब स्टेट में कंपलसरी करो, ताकि आदमी कोई SMS पे, WhatsApp पे करके भाग ना सके। बहुत से आदमी तो इस तरह भी भाग जाते हैं कि मेरे इससे कोई शादी वादी नहीं होती, मैं नहीं जानता, और भाग जाते हैं। तो हम लोग का इरादा क्या है? तलाकी बिद्दत को सब तरफ से घेर के खत्म करना। बिल्कुल। तो ये सुझाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे एक बात लगती है, जो सरकारी वकील की बात कही गई, आज तक मैंने कोई सरकारी वकील औरत के सवाल पे नहीं देखा जो जीता हो। सरकारी वकील तो हारने के लिए होता है, वो औरत को कभी गरीब औरत को मिलता ही नहीं है। तो वो सब चीजें बहुत पेचीदा हैं, इसलिए इसको थाने लेवल पे ठीक किया जाए। वही काउंसलिंग आप थाने लेवल पे करिए, नहीं तो आप कोर्ट में, आप देखते हैं FCC है, ऑलरेडी FCC है, फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हैं। आप देखिए इतना जो बातें, जिस बदलाव के बाद जिन बातों पर एतराज है नाइश हसन साहिबा को, उन एतराज पर आखिर सरकार गौर क्यों नहीं करती है? बार बार लगातार वो इस तरह के सवाल उठाती रही हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको इसको ईगो का सब्जेक्ट ना बनाया जाए, इसके केंद्र में औरत होनी चाहिए। यासिर जिलानी जी। जी, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो बात 498A का एक तीसरा क्लॉज करके बात चल रही है, मैं खारिज करता हूं बिल्कुल। और मुझे लगता है नाइश हसन साहब भी बहुत दिनों से फील्ड पे उतर के ग्राउंड पे काम नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी कितने ट्रिपल तलाक के केसेस आए, उसके आंकड़े एक बार बता दीजिए। तो एक क्या बार हुआ? उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस भी तो हुई है, उन औरतों के साथ क्या हुआ? अच्छी अच्छी बात है, सती भी तो हुई है। अब आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात सुन ली, मेरी बात सुनिए। चाइल्ड मैरिज का क्या कहेंगे? अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप लोगों ने जो माहौल खराब कर रखा है अभी, और जिस तरीके से केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आप हकीकत से दूर हैं। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आपको राजनीति करनी है। आपको लगता है कि अगर हम इस केस में बने रहेंगे, आपकी राजनीति चलती रहेगी। आप उन औरतों के दर्द को नहीं समझ पाएंगे। आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन औरतों साहब इल्जाम लगा रहे हैं, हम औरत हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। यासिर जिलानी नाइश हसन साहिबा ने ट्रिपल तलाक में खवातीन के लिए बहुत काम किया है।
अरे नहीं, अगर मुझे अब लग रहा है और कि आप इनको जमीन कहते हैं- की यासिर सच्चाई साहब, को आप- समझिए। मुझे ये आप लग रहा है कि इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो अपने रास्ते से भटक रही हैं, जब आज कानून बनने के लिए तैयार है, संसद के पटल में आज भी 100 नहीं तो इसे थोपा नहीं जा सकता यासिर जिलानी, नहीं, यासिर जिलानी से थोपा नहीं जा सकता है। इसको सुन लीजिए, यासिर जिलानी साहब, बना के रखा यासिर हुआ है। जिलानी साहब, इसे आप थोपा कह नहीं रहे- जा सकता है। नहीं, अबू हुरैरा साहब सुन लीजिए, ये जो कह रहे हैं कानून कि तो अब भी निकाह नहीं। को इतना मजबूत कीजिए, अब निकाह को इतना मजबूत कीजिए, आर्बिट्रेशन बिठाइए उसमें। अरे आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? आपने ही सारा माहौल खराब किया। हाँ, आपको उन्होंने तब याद नहीं किया आया। ना। जब आपको उन्होंने तब नहीं याद किया, आया तो अब हम लोग arbitration करेंगे। बिठाने की तब जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने जब नहीं ये किया। ट्रिपल तलाक जैसा गुनाह हो रहा था। आज आपको सब कुछ बहुत डिफरेंट दिखाई देने लगा। आज आपको जी हाँ। आपको लगने लगा कि अरे ट्रिपल ये तलाक में आपकी तो बात इतनी सही है। बुराइयां हो गई, अब ये कानून बन जाएगा तो हमारे हाथ से सब कुछ नहीं। छोड़ दीजिए ना, 3 साल की सजा होने दीजिए। मुझे नहीं, लगता आप है बिल्कुल नाइट सही साहिबा, कह रहे हैं। पर्सनल लॉ नाइट बोर्ड ने साहिबा, बहुत सी आपने गलतियां की हैं। नजदीक से आपने आप नजदीक उसका से घर तलाक चलाएंगे अगर की- 3 साल की तलाक- सजा जी। लगती है। जिन्हें तलाक हुआ घर है, कौन चलाएगा उनको उस महिला नजदीक का? से आपने देखा नहीं, अरे उन्हें जाना नहीं, आप उन्हें ये समझा बात नहीं। छोड़ दो। जब मैं आपने कह रही आप हूँ तो ये अपनी पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत सी गलतियां की हैं, ठीक है, लेकिन नहीं नहीं देखिए, वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलती की। मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से, वन बाय वन बात कीजिए। सलमान निजामी जो सवाल उठा रहे हैं, सलमान निजामी जो सवाल उठा रहे हैं कि 3 साल की सजा दी जाएगी तो घर कौन चलाएगा? बहुत काम किया है। महिलाओं का हम लोग रेप ये हुआ, काम गलत कर रहे हैं। कत्लेआम हुआ कि ये कितनों के घर उजड़ गए। ठीक है, ठीक है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी साहब, अबू इजहार हुरैरा साहब साहब, मैं आ रहा आई हूं। एम क्विटिंग। ये बिल्कुल सियासी रोटी खेले इनको कुछ इजहार साहब मैं आ रहा हूं, अबू इजहार हुरैरा साहब मैं आ रहा हूं, साहब, I'm quitting. कमाल फारूकी साहब मैं रिक्वेस्ट आई कर एम रहा हूं। क्विटिंग फ्रॉम द डिस्कशन। कमाल फारूकी साहब मैं आ रहा हूं, कमाल फारूकी साहब मैं आ रहा हूं। जो बात को इजहार साहब सुन लीजिए, इजहार साहब सुन लीजिए। नहीं, पूछे कि आखिर इजहार साहब इसे मछली बाजार मत बनाइए। इजहार अहमद साहब मछली बाजार मत बनाइए डिबेट को। भूल है कहाँ पर गलती है, मछली बाजार मत बनाइए। बिल्कुल इजहार साहब सुनिए, इजहार अहमद साहब सुन लीजिए। इजहार अहमद साहब, भैया ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए उनका। नहीं, देखिए डिबेट इस तरह से नहीं होते, डिबेट इस तरह से नहीं होते। शुरू में बहुत कायदे से डिबेट हुआ, बीच में अगर आप लोग सारे लोग बोलेंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा। सलमान निजामी साहब, 20 लाख लोगों की भीड़ थी। सलमान निजामी साहब, उसमें लाखों औरतें मौजूद थी। भाई इजहार साहब का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए। औरतों का हकीकत नहीं जानते, इनको अरे बता दीजिए सुनिए क्या ना, है। आप मैं क्या- उन 4 करोड़ की औरतों हकीकत क्या आप पिछली इंसाफ डिबेट में दिलवाएंगे नाई जिन्होंने शसन ने अपनी बताया औरतें था। छोड़ वो दी नाई हैं? शसन से वो पूछ क्या लीजिए। इंसाफ वो दिलवाएंगे पर्चे जिन्होंने जो अपनी उन्होंने औरतें बताए छोड़ थे, दी हैं? पॉइंटर्स जो लिखे छोड़िए, थे, आप वो औरतों नाई का शसन से इंसाफ पूछ दिलवानी लीजिए कि वो क्या थे। 251 लोगों को आज तक जो कायदे से 251 बात की एक करिए NGO ना, है, आप उसके बारे में छोड़िए। पूछ लीजिए। अखलाक की बेगम की बात करिए। देखिए भाई, इनका कितने अबू हुरैरा साहब, अबू हुरैरा साहब या तो इनको ठीक है, कूल नहीं, डाउन देखिए कीजिए मैं या बार हम बार हमारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बात आप कीजिए। लोग- यासिर जिलानी, This is यासिर not जिलानी, good. के You घर should not उजड़ ask. गए। उनके बारे में बात करिए। ठीक है, मैं कमाल फारूकी साहब आपके पास ही आ रहा हूं। मैं कमाल फारूकी साहब, कमाल फारूकी साहब, यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जिस पोजीशन में अब बिल है, कुछ इसमें अमेंड भी किए गए, तरमीम भी कुछ की गई है, क्योंकि समझौते का भी मौका दिया जा रहा है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख हम जानना चाह रहे हैं कि क्या रुख होगा। देखिए, हम पहले बहुत ही क्लियरली आपको स्टेटमेंट दे दें कि हम अपनी बहनों के साथ में ज्यादती के खिलाफ हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनके साथ में ज्यादती नहीं होनी चाहिए। सही। जो हमारी बहन ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें कुछ नहीं किया, मैं उनको बतलाऊं, प्लीज मेरे पास ये है बाकायदा, ये डायरेक्ट गाइडलाइंस हैं जो हमने लाखों की तादाद में बंटवाई हैं और हर अपने जलसे में कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कायदे में हम अपनी जब बच्ची की शादी करते हैं तो इस एग्रीमेंट के तहत करें। और मैं इनकी बात से एग्री करता हूं कि इसको रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए ताकि उसमें अमेंडमेंट भी ना किया जाए। लेकिन आप ये सारी बातें करने के लिए जिन लोगों को, जैसे अभी हमारी बहन है, ये एक्टिव है, मैं उनकी कदर करता हूं, हम लोग भी है, चाहे हमसे लाख गलती हुई हो, लेकिन हम कम से कम औरतों के ताल्लुक से सोचते हैं, हमसे गलती हुई, मान ली हमने बात। अब इसको अगर आपको बिल को लेकर आ रहे हैं तो भाई इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा कि अगर हम इसको सेलेक्ट कमेटी में या एडवाइजरी कमेटी के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डालकर और हम इसको टाइम लिमिट कर दें, 1 महीने के अंदर अंदर इसको डिसीजन दे दीजिए। अश्विनी आप जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? अश्विनी उपाध्याय जी से मैं इसका क्या जवाब डिले देता हूं। करना चाहते उपाध्याय जी, हैं आप अजीब आदमी है, बीच से बोलते हैं, आपको बात करने का तरीका नहीं है। जिस तरह से कमाल फारूकी साहब ने अभी कहा कि इस पर और गौर इस बात फिक्र की किया जा जरूरत सकता है, स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में से भेजा जा सकता है, जो एतराजात हैं उसे दूर करना जरूरी है। अश्विनी उपाध्याय जी, उनको
नहीं, उनको एतराजात नहीं है। उनका रुख तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्पष्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था महिलाओं के पास बुद्धि नहीं होती है, इनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, महिलाओं के पास पुरुषों की आधी समझ होती है। आप बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत बयान नहीं कर रहे हैं। आपके You are पास saying something wrong. नहीं, गलत नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं एफिडेविट आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल मैं आपका एफिडेविट दिखा सकता हूँ साहब। मैं पिटिशनर था, कपिल सिब्बल साहब ने एफिडेविट आपका फाइल किया है। कपिल सिब्बल साहब ने एफिडेविट फाइल किया, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए, दूसरी बात आई, अब बात ये है, जब ये मामला कंपाउंडेबल है, जब ये मामला कंपाउंडेबल है तो ये किसी भी स्टेज में समझौता हो सकता है। जब ये मामला कंपाउंडेबल है तो ये किसी भी स्टेज में समझौता हो जाता है। आज की डेट में हालत ये है कि पहले नहीं, अश्विनी जी जो सवाल नाइश हसन साहिबा ने उठाया और कमाल फारूकी साहब जिसके बारे में कह रहे हैं कि क्या इस पर और चर्चा नहीं हो सकती है, क्या इसे सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जा सकता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास इसे क्यों नहीं भेजा जा सकता है? जब ये कानून बनके तैयार है, भाई इजहार साहब का थोड़ा सा ऑडियो, थोड़ा सा आवाज उनकी कम कर दीजिए। अश्विनी जी अबू हुरैरा साहब 2017 से 2019 आ गया, लगातार चर्चा ही तो हो रही है। और हो क्या रहा है, लगातार चर्चा हो रही है, सजेशन मांगे गए, कांग्रेस ने अपना सजेशन नहीं, ये देखिए कोई गलत कदम उठाने से अच्छा है कि उसमें देरी हो जाए। देना चाहिए था। राम मंदिर का मामला आज तक अटका हुआ है ना अश्विनी जी, कितनी गलत बात कर, राम मंदिर का मामला तो आज तक अटका हुआ है ना, उस पर सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी। नहीं, गलत मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गलत होने से पहले अगर उस पर और चर्चा कर ली जाए, सबको उस पर मना लिया जाए। मैं क्या कह रहा हूं, जल्दबाजी ना कह रहा हो। हूं, क्या एक एनजीओ, पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है ना, एनजीओ अरे आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं मुस्लिम केवल एनजीओ के कहने बात तो सुनिए, आप सिवाय पार्टी लाइन के अलावा हल करने की कोई बात नहीं, पार्टी की बात करना चाहते हैं। अबू हुरैरा जी, मैं एक बात करना चाहता हूं इसमें। ठीक है, कमाल फारूकी साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट और। कमाल फारूकी साहब, एनजीओ है, अब क्या एनजीओ कानून बनाएगा? ठीक है। नाइश हसन साहिबा, क्या जिस तरह से कमाल फारूकी साहब शायद थोड़ा सा नाराज हो गए, वो हमारे डिबेट से चले गए। नाइश हसन साहिबा, जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी लगातार बिल्कुल अड़े हुए हैं, या यासिर जिलानी साहब अड़े हुए हैं कि नहीं इस पर जल्द से जल्द इसे लाना चाहिए, जल्द से जल्द ये बिल पास होना चाहिए, क्या नहीं लगता है कि जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है? जी देखिए, बहुत सी बातें अश्विनी जी भी अच्छी कह रहे हैं और बहुत सी बातें यासिर जिलानी भी और कमाल साहब भी अच्छी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए और थोड़ा वक्त दें। जो हम लोग बात कह रहे हैं, अगर इसमें कोई गलती हो तो हमारे साथ डिबेट करें, बात करें। और एक अश्विनी जी अच्छे वकील है, मैं जानती हूं उनको, तो उसको और बेहतर बना के लाया जाए तो इसमें क्या बुरा। मैं कह रही हूं अभी 6 महीना और लग जाए, 1 साल लग जाए तो भी क्या होगा, पर हम एक बेस्ट चीज लाएंगे ना। जो उन्होंने कहा 498A में जोड़ा जाए, मुझे बेस्ट सजेशन लग रहा है वो। तो धर्म गुरु पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धर्म गुरु पे नहीं छोड़ना चाहते। धर्म गुरुओं ने हमारी जिंदगी खराब की है, हम धर्म गुरु पे अपनी जिंदगी को नहीं देना चाहते। आप सुनिए तो हम धर्म गुरु पे नहीं, इस बात को मैंने पिछली बार भी क्लियर किया था और इस बार भी करेंगे। आप उसको जानते नहीं हैं, नहीं वो गलत आप कह रहे हैं। सॉरी, आई एम सॉरी। यासिर जिलानी साहब, क्या वाकई में थोड़ा सा और इस पर चर्चा होनी चाहिए, जो बोल रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। अगर नाइश हसन साहिबा जैसी महिलाएं, अगर खवातीन को अगर एतराज है तो इस पर मेरे ख्याल से चर्चा होनी चाहिए। इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि करोड़ों औरतें इजहार साहब सुन लीजिए। अरे इन्हें चुप तो कराइए जी। इजहार साहब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए एक करके बात करिए, टाइम खत्म हो रहा है। मैं यासिर जिलानी साहब जी। इजहार साहब, आप बहुत गलत बातें कर रहे हैं।
मैं अपनी बात बहुत बेबाकी से रखता हूं, मैंने अपना मत रखा है। अगर मुझे नाइश हसन की आज बात समझ में नहीं आई तो मैंने बिल्कुल क्लियर कहा है। देखिए, मेरा सिर्फ मकसद है कि मुस्लिम बहनों को जो अब तक कहीं ना कहीं उन्हें इंसाफ नहीं मिला है, और ये सच्चाई है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें अब इंसाफ से महरूम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार बहुत मजबूती से, वजीर आजम बहुत मजबूती से, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खवातीन को इंसाफ मिलना चाहिए और तीन तलाक जैसे बिदअत को खत्म भी होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में कदम ना उठाया जाए, क्योंकि जल्दबाजी में हो सकता है कि और ज्यादा गलतियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कमाल फारूकी साहब चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब, नाइश हसन साहिबा और इजहार अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।